हेलो एवरीवन, यहाँ पे क्वेश्चन लिया है मैंने, 3 इक्वेशंस दिए हुए हैं एक्स वाई जेड जो भी अननोन वैल्यूज वेरिएबल्स है यहाँ पे. देन आफ्टर गेटिंग इक्वेशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल what we have to check it is whether they satisfies diagonal dominance property. ये प्रॉपर्टी को मैंने पहले भी डिस्कस किया है, यहाँ पे भी एक बार डिस्कस कर ले. आई विल रिवाइज इट. तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है, we have to check these diagonal elements, like for example in the first row 27 is this diagonal element. In the first row 27 is a diagonal element. I will check whether it is greater than rest of the 2 elements in the same row, जैसे कि ये 6 और -1 है, addition of that one, so it's 27 greater than 5. So similarly you will be checking for this element, and similarly this will be, so 15 should be greater than 6 plus 2 and 54 should be greater than 1 plus 1. So all these system equations are satisfying diagonal dominance property. तो अब उसके बाद हम जो करेंगे वो है कि जो दिए हुए इक्वेशंस है, वी हैव टू कन्वर्ट बाय रीअरेंजिंग, वी हैव टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड. फॉर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड ऑब्वियसली वी हैव टू रीअरेंज दोज इक्वेशंस. जैसे कि मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन जो दिया हुआ है हमें 27x प्लस एक्स वाई माइनस जेड विच इज़ इक्वल टू 85. आई विल जस्ट ट्राई टू रीअरेंज इट so that I can convert it in terms of x. So x को छोड़ के जो भी टर्म्स है y की और z की, I will just shift it on the other side. So यहाँ पे 27 मल्टीप्लिकेशन में है तो मैं यहाँ पे इसको डिवाइजन में डाल देंगी. So ये वो गया. This is for x1 जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. Similarly ये सेकेंड इक्वेशन को हम जब रीअरेंज करेंगे, that we will do it for to get the value for y. Similarly ये थर्ड इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे so that we can write it for z. तो हमें ये इक्वेशन 3 मिल जाएगा. So this is how 1 2 3 equations for value of x y z I have received it. Now in next step what I will do it, that will come for my first iteration. So here as I said, as I explained earlier, here x1 की वैल्यू निकालेंगे. फर्स्ट इटरेशन है तो हमें x1, y1 और z1 की वैल्यू निकालनी है. लेकिन x1 की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पे द इक्वेशन विच वी रोट इन द प्रीवियस स्टेप इन द प्रीवियस स्लाइड. जो इक्वेशन 1 निकाला हुआ है मैंने यहाँ पे इसको रिपीट किया हुआ है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. इक्वेशन 1 मैंने यहाँ पे लिखा है जैसे हमें सेम इक्वेशन विच वी रिसीव्ड इन द लास्ट स्लाइड. सो यहाँ पे देन y and z की वैल्यू हमें लिख ली है. our approximation is 0 for y and z for both. So that value I have kept in this equation. तो यहाँ पे 0 अगर रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा. यहाँ पे प्लस z की वैल्यू भी 0 रख देंगे, then we will get x1's value as 85 upon 27, so which is nothing but 3.15. नाउ जैसे कि हमने डिफरेंस जब हमने लिस्ट किए थे, हमने डिस्कस किए थे, हाँ मैंने बोला था कि हम जो वैल्यू निकालते हैं इन द प्रीवियस स्टेप, इमीडिएटली वी विल यूज़ इट इन द नेक्स्ट स्टेप. वी विल नॉट वेट टिल वी स्विच टू द नेक्स्ट इटरेशन. तो यहाँ पे अगर मुझे y1 की वैल्यू यहाँ पे मुझे निकालनी, y1's इक्वेशन विच वी रिसीव्ड फ्रॉम द लास्ट स्लाइड में हमें ये देखा था y1 का इक्वेशन जो भी था, हमने जिसको इक्वेशन 2 बोला था, सेम इक्वेशन आई हैव रिटन हियर इन टर्म्स ऑफ y1 आई हैव रिटन हियर. तो यहाँ पे हमें x1 की वैल्यू तो हमने निकाल ली है विथ इनिशियल अप्रोक्सीमेशन y and z इक्वल टू 0. नाउ y1 की वैल्यू में जैसे निकालना आई वांट टू फाइंड, सो आई विल बी यूजिंग द वैल्यू ऑफ x1, लेटेस्ट वैल्यू ऑफ x which is x1 3.15. मतलब जो प्रीवियस स्टेप में मैंने जो वैल्यू आई हैव फाउंड, आई विल बी यूजिंग दैट इमीडिएटली. तो यहाँ पे जो मैं वैल्यू लिखूँगी वहाँ पे x1 की वैल्यू आ जाएगी. यहाँ पे z की अभी तक लेटेस्ट वैल्यू मुझे मिली नहीं है, जो सो दैट आई विल बी राइटिंग एज अ 0 ओनली, विच 0 वैल्यू आई हैव रिसीव्ड. तो यहाँ पे ये इस प्रकार कुछ हो जाएगा. 72 माइनस 6 इंटू 3.15 माइनस 2 इंटू 0, तो ये तो 0 हो जाएगी लास्ट टर्म.
So this we will be something like this and we will simplify this. ये पूरा 0 ही हो जाएगा. These two terms will be there. So 1/15 into 72. इसका product 18.90 which I wrote it here, and if you simplify it we will get y1's value which is 3.54. Now next thing is z1. अभी भी हमें फाइंड आउट करना है z1 की वैल्यू अगर निकालनी है. ये इक्वेशन था z3 का, सॉरी z के लिए जो हमने निकाला था यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड में. z का इक्वेशन हमारा जो इक्वेशन 3 था वो मैंने यहाँ पे आई हैव रिटन हियर एज इट इज़ इन टर्म्स ऑफ z1, क्योंकि हमें यहाँ पे z1 की वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ पे x1 y1 हमें x1 और y की लेटेस्ट वैल्यू मिल चुकी है फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप. तो यहाँ पे x1 आ जाएगा, y1 जो हमने अभी निकाला है. सो वही वैल्यूज़ यहाँ पे वी विल सब्स्टिट्यूट इट हियर. सो 1/50 विल बी एज इट इज़ 110 माइनस x1 की वैल्यू जो है 3.51 माइनस 3.54. So this will be, if you calculate, you will be getting 1.91. So as you see here, हम इसको iteration second मतलब we are using the value from the previous step, not from previous iteration. यहाँ पे x1 की मैं जैसे मुझे लेटेस्ट वैल्यू x की मिल चुकी, मैंने यहाँ पे इसको यूज़ किया है टू गेट द वैल्यू ऑफ y1. यहाँ पे हमने x1 की वैल्यू यूज़ की है. मुझे यहाँ पे y1 की वैल्यू मिल चुकी 3.54. सो इमीडिएटली आई हैव यूज्ड हियर y1's वैल्यू टू गेट द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ z1. तो हमें इटरेशन चेंज करने तक उसको वेट नहीं करना है. जैसे वैल्यू मिलती है वी विल गेट इट, वी विल यूज़ इट. लेटेस्ट वैल्यू वी विल बी यूजिंग इट. सो नाउ वी गॉट द x1 y1 z1 इन दिस इटरेशन. वी विल बी यूजिंग दिस. वी विल बी, आई हैव रिटन हियर y1 and z1's वैल्यू फ्रॉम हियर. यहाँ से मुझे जो वैल्यू मिल चुकी है y1 और z1 की मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली है यहाँ पे. नाउ हियर सिंस इट्स अ सेकेंड इटरेशन वी आर फाइंडिंग second x2 y2 z2 we are finding it out. So here this is the equation which was our first equation. I have written it in terms of so that I can find x2 value. तो यहाँ पे हमारा जो y and z I have written y1 and z1. Now here y1 z1 जो last मतलब जो from last iteration which we received this value, we are going to use it. So it will be like minus 6 into 3.54 plus 1.91. इसको हम सब्स्टिट्यूट करके इसकी x2 की वैल्यू हम निकालेंगे. नाउ x2 की वैल्यू मुझे मिल चुकी है तो मैं इमीडिएटली आई विल बी यूजिंग इट हियर टू गेट द वैल्यू ऑफ y2. So y2 की वैल्यू यूज to find that I will be using that x2 value again. Immediate I will be using the values from the last step. So which is 2.43 minus 2. z की लेटेस्ट वैल्यू हमें मिली नहीं है तो हम वो लास्ट इटरेशन की जो मिली थी z1 की वही यूज़ करेंगे. तो 2 into 1.91 तो वही वैल्यू हम यूज़ करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ y2. तो ये यहाँ पे आफ्टर कैलकुलेशन आई हैव रिसीव्ड दिस वन 3.573. तो अब हम यहाँ पे z2 की वैल्यू निकालनी है. तो x2 की वैल्यू मेरे पास है, y2 की अभी जो निकाली है सेम वैल्यू आई विल बी सब्स्टिट्यूटिंग ओवर हियर. सो ये z2 की वैल्यू निकालने के लिए देन इट विल बी लाइक 1/54 110 माइनस x2 जो हमने निकाला था 2.43 माइनस y2 3.573. After calculation I will get this one. So same thing we are doing it. जैसे वैल्यू मिलती है हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे टू फाइंड द नेक्स्ट वैल्यूज़ फॉर नेक्स्ट वेरिएबल्स. सो यहाँ पे जो सेकेंड इटरेशन में मुझे जो मिली है वैल्यू y2 एंड z2 की आई विल बी यूजिंग इट फॉर नेक्स्ट इटरेशन. थर्ड इटरेशन में यहाँ पे मैंने जो वैल्यूज़ मिली है मुझे यहाँ पे y2 और z2 की वो वैल्यू मैंने यहाँ पे एज इट इज़ यूज़ की हुई है. आई हैव रिटन द सेम वैल्यूज़ हियर so that I can use it for to get the value for x3.
x3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसीलिए हम y2 एंड z2 यूज़ कर रहे हैं इक्वेशन में। जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था उसको इन टर्म्स ऑफ x3 आई हैव रिटन हियर। तो ये जो भी y2 एंड z2 वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, वी विल गेट द रिजल्ट। नाउ टू फाइंड y3 व्हाट वी विल बी डूइंग इज़, जो हमें वैल्यू मिल चुकी है x3 वैल्यू यूज़ करेंगे, नॉट 2, बिकॉज 3 की वैल्यू हमारे पास है, सो वी विल बी यूजिंग दैट। इट्स अ 2.426 माइनस z2 की लेटेस्ट वैल्यू हमारी z2 ही है, मतलब तो वही वैल्यू हम यूज़ करेंगे 2 into 1.926 एंड आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट द x3 वैल्यू। यहाँ पे हम इमीडिएट x3 की वैल्यू यहाँ पे यूज़ करेंगे सो दैट वी विल गेट y3 वैल्यू। y3 की वैल्यू हम इमीडिएट यहाँ पे यूज़ करेंगे, वी विल नॉट यूज़ y2 एनी मोर बिकॉज वी ऑलरेडी गॉट y3 वैल्यू। Here we will not use x2 value because we already got x3 value, latest value we have it with us. So that's how we will keep using the values immediately. Now if you see here the values which we received for x3, y3 and z3, if you compare with x2, y2 and z2, यहीं पे हमने लिखी है, so we can compare. This is the z2 value which I received from the second iteration. यहाँ पे मुझे z3 की वैल्यू मिल चुकी है विच इज़ अगेन एग्जैक्टली सेम मुझे मिल चुकी है। y2 की वैल्यू मुझे मिल चुकी है 3.573 विच वॉज फ्रॉम द लास्ट इटरेशन, और यहाँ पे मुझे इस इटरेशन में थर्ड इटरेशन में जो मिली है वो है 3.573 विच इज़ ऑल्सो एग्जैक्टली सेम। एंड x3 की वैल्यू हमें यहाँ पे मिली है जो ये 2.426, और लास्ट इटरेशन में जो हमें मिली थी x2 की वैल्यू थी 2.4 थी, so it's approximately, it's quite close to that, not exact but it's quite close to it, it's a considerable amount. So here हमें successive between the two successive iteration we have received the result which are quite close to each other, few are exactly same, so we can consider that we have the values has been matching, and then we can say that the solution of the or values of the our variables x, y, z we have received it, and from the last iteration whatever values we have got it for x, y, z, x1, y1, z1 I can say that, so it does not matter which iteration you got it. So those value we will be using it those as a result, and this is how we will get the value of x, y and z. So if you compare this method with Gauss-Jacobi, we are getting the result quite fast. यहाँ पे 3 इटरेशन के बाद हमें हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर मतलब एक्यूरेट आंसर मिल चुका है। Gauss-Jacobi if you compare it, there will be more iteration if you compare, मतलब हमें थोड़ा और ज़्यादा इटरेशन 5-6 इटरेशन तक चलना पड़ता to get the required accuracy of the result. So this is थोड़ा फास्ट होता है ये मेथड, ये इसमें मेजर डिफरेंस है। सिर्फ याद इतना रखना है आपको, यहाँ पे Gauss-Jacobi में वैल्यूज़ वी आर यूजिंग फ्रॉम लास्ट इटरेशन टू नेक्स्ट इटरेशन। यहाँ पे हम जैसे वैल्यू मिल जाती है प्रीवियस स्टेप में जो वैल्यू मिली उसको नेक्स्ट इमीडिएट हमें नेक्स्ट स्टेप में उसको यूज़ करना है। इट्स नॉट लाइक फ्रॉम वन इटरेशन टू वन अदर इटरेशन, दैट्स द मेजर डिफरेंस। अगर ये डिफरेंस आपको याद रहता है, आपको समझ में आता है, तो then both the methods are quite easy and you will easily able to solve the question and to get the values of required variables जो कि x, y, z है यहाँ पे। So I hope this comparison is clear for you. Comparison मतलब similarities क्या है, differences क्या है, ये अगर आप को ये समझ में आता है अच्छी तरह से, so it will be you will not get confused like what is the difference, मतलब कौन सी मेथड में क्या करना है, that there shouldn't be any confusion on that. So दोनों तो मेथड को आप एक बार अच्छी तरह से देख लिए, so that you will get the clear idea about the differences and similarities also. So I hope you understood both the methods and comparison also. Thank you.